बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में अदर मिशवानी के भाइयों के अगवा का इंतहाई आम मुकदमे की समाअत हुई है। अब ये मुकदमा इतना ख़तरनाक हो गया है कि बात शहबाज शरीफ की न्यायालय तक पहुँचने जा रही है और अब 3 रुकनी बेंच मंगल के रोज़ इसकी समाअत करने जा रहा है। लेकिन साथ ही आज जस्टिस मियाँ गुल हसन ने जिस तरीके से पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत को लिताड़ा है, ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक दिखाई दे रही है। और साथ ही अचानक पंजाब पुलिस के एक एसपी साहब वो जब कमरा अदालत के अंदर आए तो किस तरीके से पूरी सिचुएशन तब्दील हुई है। और आज जिस तरह डॉक्टर बाबर अवान ने पूरा एक क्रिमिनल लॉ जो है वो सामने रख दिया है जज साहब के, और प्रोसिक्यूशन के पास कोई जवाब नहीं था, ये तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। जब से रजीम चेंज हुआ है हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो अगवा के मुकदमात हैं उनके अंदर इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पर जो इस वक्त पॉलिटिकल लोग हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनकी अगवाकारियों के अंदर इजाफा हुआ है। और हमने देखा है कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट हो, पेशावर हो या सिंध हो, वहाँ से जो है वो उम्मीद नहीं होती। ख़ास तौर पर चूँकि ये मामलात ज़्यादातर पंजाब और जो है वो वफाक से रिलेटेड होते हैं, तो इस वजह से अब सब उम्मीदें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होती हैं। कई लोग जिनको इस तरह की जो है वो अगवा का सामना हुआ, उनके लवाकिन ने लाहौर हाई कोर्ट को हाथ जोड़े, उनकी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन बिल आखिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और यहाँ पर उनकी सुनी गई। अब आज जो कमरा अदालत के अंदर चूँकि वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी और डॉक्टर बाबर अवान ने जिस अंदाज के अंदर ये दलाइल दिए हैं वो दलाइल बड़े आम हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब ये मामला चला गया है चूँकि मियाँ औरंगज़ेब साहब जो है वो 10 सितंबर तक छुट्टियों पर होंगे, तो उनकी जगह पे अब उन्होंने 3 रुकनी लार्जर बेंच जो है उसको ये रेफ़र कर दिया है। लेकिन ख़ास तौर पर इसकी जो आज समाअत है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आज एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है और वफाकी हुकूमत की जो नालायकी है, नाअहली है, उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एलेबोरेट किया गया। चूँकि ये मौका दिया गया था अटारनी जनरल को कि वो जाएं और वज़ीर आज़म से बात करें। भाई ये रियासत का ज़िम्मेदार कौन है? ये लोग वर्दियों के अंदर अगवा करते हैं, उसके बाद किसी का अता पता नहीं होता। और आज एक एसपी साहब, शहजाद साहब उनका नाम है, वो लाहौर हाई कोर्ट की उस इन्वेस्टिगेशन टीम को हेड कर रहे थे, वो अचानक हाजिर हुए और उनको मियाँ औरंगज़ेब साहब ने मौका दिया। तो उन्होंने बताया कि जनाब बताएं आपने क्या इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की है, क्या तलाशी मिली है। तो चूँकि वहाँ पे सादा जो गाड़ियाँ आई थी और कुछ वर्दी के अंदर और कुछ बग़ैर वर्दी के अंदर चूँकि लोग आए थे, तो अब बजाय इसके कि कोई पंजाब हुकूमत का जवाब होता, इतनी नायल निकम्मी सरकार है कि आप अंदाज़ा कर लें, टिक टाकर हैं सारे, पुलिस वाले भी टिक टाकर बने हुए हैं, जो वज़ीर आला साहब हैं वो भी टिक टाकर बनी हुई हैं। और जो कारकर्दगी है वो ये है कि कच्चे के डाकू जिस तरीके से बेलगाम होके वो पंजाब पुलिस पर जिस तरह उन्होंने हमले किए, जिस तरह शहादतें हुई, अगर कोई गैरत होती, अगर कोई अहलियत होती, कोई जहाँ पे पाकिस्तानी लोगों का खून जो है वो सस्ता ना होता, तो ये कच्चे के डाकू कल जब आपने यहाँ पे अपनी न्यायालय को छुपाना था, इलेक्शन से भागना था, तो उस वक्त तो पूरी पंजाब पुलिस उधर लेके चले गए थे, तो ये कहाँ से निकल आए हैं? तो बहरहाल सारी ऐसे लगता है कि पुलिस तहरीक इंसाफ के पीछे ही लगी हुई है, ये तासर बड़ा बिल्ड हो रहा है। अच्छा, आज वो पंजाब पुलिस के जो एसपी साहब हैं उनसे पूछा गया कि भाई बताइए आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया है। उन्होंने कहा जी हमने जियो फेंसिंग की 10,000 लोगों की, लेकिन डाटा था बड़ा मुश्किल था, वो अगर फ़ोन ऑन करते तो फिर हमें पता चलना था, सिमें ऑन होती तो हम ढूंढ लेते। जो गाड़ियाँ हैं सेफ सिटी, भाई आप उससे मदद ली, हाँ जी उससे मदद ली, लेकिन उसके अंदर भी वो सारे नहीं आते, वो शायद जाली नंबर प्लेट्स थी। अच्छा जी, वो घर से उठा के ले गए सारा कुछ, कोई बंदों की शनाख्त हुई, तो वीडियो भी वहाँ पे चलाई गई, वो एक बंदे की शनाख्त हो रही है, लेकिन बहरहाल वो भी अब किसका है, किसी ने मानना है, कोई नहीं। तो एक गोल मोल सा ऐसा जवाब जो हमेशा अगवा के मुकदमात के अंदर दिया जाता है, वो बलूचिस्तान क्यों, वो खैबर पख्तूनख्वा क्यों, और आज इसी तरीके से अदर मिशवानी के भाई जो 3 महीने से जो प्रोफेसर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहरहाल ये सारी चीज़ हुई है। अब मैं आपके सामने रखता हूँ, अब जो चीज़ें आज उन्होंने डिस्कस की हैं उसके अंदर जो है वो बताया गया है कि 5 कवानीन है
बगावत के। आज क्रिमिनल लॉ बड़ा ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया है। मैं समझता हूँ जो ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 154 है, FIR जिसके तहत दर्ज होती है, फिर 173 है, 172 है, जिसके अंदर जो है जिस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है वो सारी शिकें खोल के सामने रखी गई। और फिर उन्होंने कहा कि 5 कवानीन, डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि बगावत और बगावत पर उकसाने को डील करते हैं। कहीं नहीं बताया गया कि कौमी मफाद क्या है। मुझसे पूछेंगे कौमी मफाद क्या है तो मैं कहूँगा बिजली की कीमत कम करो, बलूचिस्तान वाला कहेगा मुझे गैस फराम करो, उसका ये कौमी मफाद है। तो ये यानी कौमी मफाद के नाम पर जो अगवा कारियाँ हैं इसको हाईलाइट किया गया है। अच्छा, फिर जो है कहा गया कि क्या आपने नादरा से, जस्टिस मियां औरंगजेब ने उस SP लाहौर से कहा कि भाई आपने नादरा से मुआवनत ली है? तो जी बिल्कुल, हमने नादरा से भी मुआवनत हासिल की है और टेलीकॉम कंपनियों से भी डाटा हासिल किया है। लेकिन जवाब है उसके अंदर पेशरफ्त क्या हुई है? 0/0। अच्छा, फिर जो है वो जियो फेंसिंग के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर कहा गया कि जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस शुरू हुआ है तफ्तीश रुक गई है। अदालत ने का एडिशनल अटार्नी जनरल से जियो फेंसिंग रिपोर्ट तैयार की गई है। अटार्नी जनरल जो एडिशनल हैं मुनव्वर दोगल साहब, 2 अफराद गायब हैं, शायद कहीं वो मार दिए गए हों। कब से लापता हैं ये दोनों? बताया गया जी 3 महीने हो गए। अटार्नी जनरल और वज़ीर आज़म से गुजारिश की है इस मामले को देखें, मगर दे डोंट केयर डैम अबाउट इट। यानी अटार्नी जनरल और वज़ीर आज़म साहब को टाइम ही कोई नहीं है, वो इतने मसरूफ़ हैं। 3 माह हो गया, 2 बंदे जबरी तौर पर लापता हैं। उनके ख़ानदार पर क्या गुजरा होगा हमें अंदाज़ा है। रियासत में लोगों को उठाया जा रहा है मगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहा। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उसकी कारकर्दगी जो 18 घंटे 19 घंटे का जो रोते हैं रोज़ नून लीग वाले, वो काम करते हैं, बंदे अगवा हो रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव को यानी वज़ीर आज़म को इससे कोई जो है वो लगता है सरोकार नहीं है। मैं इसका तफसीली आर्डर जारी करूँगा। एडिशनल अटार्नी जनरल साहब, वज़ीर आज़म और अटार्नी जनरल की मुलाकात से तो कुछ नहीं निकला। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि वज़ीर आज़म को अदालत बुलाया जाए। एक वज़ीर आज़म जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी, उसको इसी तरह आर्डर उबे ना करने पर नायल किया गया है। तो क्या शहबाज शरीफ को नायल नहीं किया जा सकता? यानी ये उन्होंने कहा कि मैं ये सियासी शहादत तो नहीं इनकी बननी चाहिए, लेकिन ये बात बड़ी आम है। अच्छा, दूसरी तरफ PTI सेक्रेटरीट के मुलाजम फैज़ान की बादियाबी केस के अंदर PTI कारकुन की अदम बादियाबी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आइंदा IG को तलब किया है। मंगल के रोज़ IG इस्लामाबाद जो है वो पेश होंगे। अब जिस तरीके से ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट जो बयान की गई हैं उस तनादर के अंदर अगर देखें तो क्रिमिनल लॉ बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आज प्रेजेंट किया है। बग़ैर यूँ लग रहा है कि हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है और चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करता। अटार्नी जनरल ने कहा था कि वज़ीर आज़म को इस मामले पर ब्रीफ करूँगा। चीफ एग्जीक्यूटिव को इन मामलात का पता है मगर फिर भी लोग जबरी तौर पर लापता हो जाते हैं। वज़ीर आज़म के पास इस अदालत के आर्डर पढ़ने का वक्त ही नहीं है। बाबर अवान तो जब जस्टिस मियां औरंगजेब ने आज शहबाज शरीफ जो बड़े 19 घंटे काम करता है उसकी कारकर्दगी पर बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान खड़ा किया है और उनको चूँकि वक्त नहीं मिलता, रियासत के अंदर जबरी तौर पे लोग अगवा हो रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की नायली के साथ डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि वो भी नायल हुए थे और इनको भी जो है वो नायल किया जा सकता है जब आर्डर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बताया गया है कि 13 मरतबा मजिस्ट्रेट का लफ्ज़ आया है। डॉक्टर बाबर अवान ने 5 कवानीन बगावत को डील करते हैं, किसी जगह नेशनल इंटरेस्ट का मामला नहीं है, जिक्र नहीं है। अगर मगवी अच्छा, एक और पॉइंट बड़ा आम उठाया जस्टिस मियां औरंगजेब साहब ने, वो ये कि भाई होता ये है कि इस तरह के केसेस के अंदर अमूमन जब कोई बंदा बाजियाब होता है तो उसके बाद उसने मुकदमा तो लवाकिन ने दर्ज करवाया होता है जिसके तहत जो है कि अगवा कर लिया और ये सारी FIR। वो कहते हैं कि जब एक बंदा आ जाता है और उसको ज़हर है उस शर्त पे छोड़ा जाता है कि वो अपना बयान वापस लेगा, FIR वापस होगी और रियासत का कोई अदारा कोई अफराद अगर मुलव्वस हैं तो उन पर कोई कदगन नहीं होगी, उनके खिलाफ मुकदमात नहीं होंगे, आप नाम नहीं लेंगे। तो वो अमूमन आके अदालत के अंदर अपना जो बयान है उससे मुनहरफ हो जाता है। वो कहता है जी ये नहीं है। अगर कोई बंदा पकड़ा भी जाए तो उन्होंने कहा कि ये बंदा जिसकी तस्वीर आई है CCTV के अंदर, अगर कल को ये आके क्या पहचानने से इनकार कर दे तो भाई फिर हम इधर क्या करेंगे। यानी ये इस पर जो कानून है वो क्या कहता है। इस पर डॉक्टर बाबर अवान ने आज बड़ा ज़बरदस्त तरीके से 3 किस्म के इसके अंदर जो है वो किए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जो मुकदमा दर्ज होता है ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 154
اس کے تحت پولیس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے, ان کو جو ہے انلمیٹڈ اتھارٹی ہے اس کے اندر. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں وہ اس کے اندر بڑی عام ہوتی ہیں, اور اس کا اختیار ہوتا ہے سی ٹی ڈی کو, متعلقہ جو تفتیشی ادارے ہیں ان کو, کہ آپ جو فوٹیج ہیں جو جس طریقے سے اغوا کر کے دیا جا رہا ہے, جب اس کی سرکمسٹانشل ایویڈنسز موجود ہوں تو بے شک وہ چونکہ نان کمپاؤنڈیبل مقدمہ ہوتا ہے, ریاست کے خلاف یہ جرم ہوتا ہے, تو لہذا ان کو چاہیے کہ وہ اس کے باوجود اس بندے کو جو ہے اس کے خلاف کارروائی کریں. بے شک وہ بندہ دباؤ میں ہو سکتا ہے, اس کو اغوا کیا گیا ہے, اس کی فیملی دباؤ میں ہو سکتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اغوا کار جو ہے ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے. تو اس تناظر میں انہوں نے یہ بڑا عام نقطہ بیان کیا کہ اس کے باوجود جو ہے وہ ریاست کو پروسیڈ کرنا چاہیے, سی ٹی ڈی اور جیو فینسنگ اور دیگر جو ادارے ہیں ان کی مدد لینی چاہیے سیف سٹی سے. اس پر جو ہے وہ یہاں پہ کہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں سب جو ہے وہ پیش کیا گیا, گاڑیوں کا نمبر نہ ہونا ایک اور جرم ہے, یہ جسٹس میاں اورنگزیب نے بتایا. اور بہرحال اب یہ لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا, چونکہ جسٹس میاں اورنگزیب سب چھٹے پہ ہوں گے, تو ایک مرتبہ پھر یہ مقدمہ جو ہے وہ اگرچہ اب عامر فاروق صاحب اگر اکیلے ہوتے تو پھر تو خدشات تھے, لیکن اب 3 رکنی بینچ ہوگا تو ایسے لگتا ہے کہ یہ شہباز شریف کے خلاف ایک اور بڑا مس کنڈکٹ بھی بن سکتا ہے. بہرحال یہ آج اس عام ترین مقدمے کے اندر پیش رفت ہوئی ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.